नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको BA पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक गुट निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। गुट निरपेक्षता के बारे में हालांकि हम लोग पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। पूर्व में जिन टॉपिकों का अध्ययन किया था उन टॉपिकों को छोड़ के अगले टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने अध्ययन किया था गुट निरपेक्षता का उदय कैसे हुआ, गुट निरपेक्ष मनाने की स्थिति पैदा क्यों हुई, गुट निरपेक्ष क्यों बना। दूसरा हमने किया था अर्थ और परिभाषा कि उसका गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तीसरा हमने किया था सदस्यता की शर्तें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में गुट निरपेक्षता में कौन कौन देश शामिल हो सकते हैं। चौथा हमने किया था कोई भी आंदोलन, कोई भी संस्था जो संगठन करती है, जिससे संगठन का निर्माण किया जाता है, उसको प्रोत्साहित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले कौन से कारक थे, उनका अध्ययन किया था। पांचवा हमने किया था समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन। हालांकि इसलिए बात एक निश्चित आई थी कि गुट निरपेक्षता कोई संस्था नहीं है, किंतु फिर भी उसके कार्यों को चलाने के लिए समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन का अध्ययन किया था। फिर हमने किया था गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां क्या है, गुट निरपेक्ष ने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की, गुट निरपेक्षता ने से हमें क्या विषयों में हासिल किया, इस बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने किया था उसकी आलोचनाएं। कोई भी संगठन, किसी भी संस्था का निर्माण किया जाता है, उसकी कुछ आलोचनाएं होती है, कुछ कमियां रह जाती है। उसी प्रकार गुट निरपेक्षता की भी कुछ कमियां थी। इस प्रकार हम 7 पॉइंटों का 7 बिंदुओं का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। उद्देश्य, अर्थ परिभाषा, सदस्यता की शर्तें, प्रोत्साहन करने वाले कारक, समन्वय ब्यूरो, शिखर सम्मेलन, उपलब्धियां और आलोचनाएं। अब हम नेक्स्ट जो 8वां पॉइंट है, गुट निरपेक्षता, गतिशीलता और नूतन प्रवृत्तियां। अब वर्तमान स्थिति में गुट निरपेक्ष गतिशील कैसे है, आगे उस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जा रहा है, आगे उस आंदोलन की नई प्रवृत्तियां क्या है, नई कार्य क्या कर रहे हैं, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक आता है विदेश नीति गतिशील। प्रत्येक देश की विदेश नीति गतिशील है। पूर्व में जो देश उपनिवेश थे वो अविकसित देश थे, बाद में उन्होंने विकासशील की श्रेणी अर्जित की। वर्तमान में कुछ देश विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले हैं। ये स्थिति है कि हर देश की विदेश नीति गतिशील होती है, हर देश की विदेश नीति गतिशील है। इसी प्रकार हमारा गुट निरपेक्ष की विदेश नीति भी गतिशील है, समय समय पर सुधार की आवश्यकता है। दूसरा है विदेश की स्वतंत्रता। हर देश की स्वतंत्रता होती है, हर देश स्वतंत्र होता है अपनी नीतियां निर्माण करने में। उस देश की सीमाओं में, उस देश की नीतियों में विदेश हस्तक्षेप न करे, विदेश इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखे, विश्व के दूसरे देश इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखे। ये गुट निरपेक्षता की नई गतिशीलता है, नई प्रवृत्ति है। नंबर 3, औपचारिक संगठन। गुट निरपेक्षता ने अपने आप को जो अनौपचारिक संगठन था उससे वर्तमान स्थिति में औपचारिक संगठन लाके खड़ा कर। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य इसके सदस्य देश है, यानी 120 इसके सदस्य देश है। नेक्स्ट है उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का पर्दाफाश। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय के परिणाम स्वरूप, गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिणाम स्वरूप विश्व में एक बात निश्चय हुई, विश्व के देशों ने एक बात निश्चित कर दी कि कौन कौन सी शक्तियां उपनिवेशवादी, कौन कौन सी शक्तियां दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाती। इसलिए उन शक्तियों का पर्दाफाश कर दिया और विदेशों की ऐसी नीति
संचालित की, जिससे कोई देश किसी विदेश का, किसी बड़े देश का उपनिवेश के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। नया है 5 नंबर, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। गुटनिरपेक्षता के लिए एक बात और महत्वपूर्ण आ गई कि इस देश के लिए, इस नीति के लिए विश्व में उन्हें किस प्रकार से नई अंतरराष्ट्रीय नीति, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य करना है, जिससे विकासशील देश विकसित हो सके। विश्व के सभी देश अपनी मांगों के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को पूरा कर सके। विश्व के सभी भी देश अपनी आर्थिक गतिविधियों को सही प्रकार से संचालित कर सके। ये जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक व्यवस्था की मांग है, ये गुटनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण मांग। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर पॉइंट आता है प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है? वास्तव में गुटनिरपेक्षता की जरूरत हमें क्या है? ये प्रासंगिकता का मतलब उसकी जरूरत क्या है, प्रासंगिक किन बिंदुओं पर, इसमें हम बात करते हैं। तो नंबर 1 आता है नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग। गुटनिरपेक्षता के सभी देशों ने नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की, ऐसी व्यवस्था की मांग की जिसमें विकासशील देश विकसित हो सके। विश्व की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, विश्व की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके, विश्व की जो नई स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा है आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। गुटनिरपेक्ष देश जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र देश थे, उन देशों ने इस स्थिति में एक बात महत्वपूर्ण रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया, एक बात महत्वपूर्ण दृष्टि से समझने की कोशिश की कि विश्व के बड़े देश जो आणविक हथियारों की होड़ में लगे हुए, जिससे विश्व को खतरा है, उस खतरे से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालता है। गुटनिरपेक्ष देश यह कहते हैं कि हमें आणविक हथियारों का प्रयोग नहीं करना है, हमें आणविक हथियारों का निर्माण नहीं करना है। नेक्स्ट है दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना। दक्षिण के देश एक दूसरे देशों पर निर्भर हैं, इसलिए दक्षिण के देशों के लिए वो दक्षिण के देश एक दूसरे देशों को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे देशों को सहयोग करें, जिसमें हम भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा इन देशों को ले सकते हैं। इन देशों की स्थितियां ऐसी है कि जिसमें एक देश दूसरे देश को सहयोग को प्रोत्साहन करे, एक देश दूसरे देश को प्रोत्साहित करे, जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके और वो विकासशील की श्रेणी से विकसित देशों की श्रेणी जा सके। नेक्स्ट आता है एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका की दादागिरी का विरोध। विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुवियों में बंट गया, एक साम्यवादी था, एक पूंजीवादी था। संयोग ऐसा रहा 91 तक आते आते साम्यवाद का बिखराव हुआ, यानी हमारा यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस, यूएसएसआर था, उसका विभाजन होकर वो 11 देशों में चला। और दूसरा ये जो था हमारा साम्यवादी, ये कौन सा था? साम्यवादी, जिसका नेता साम्यवादी का यूएसएसआर था। दूसरा था हमारा यूएसए, अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी का दादा था, या पूंजीवादी व्यवस्था का शिरोधार था, या पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका में थी, या अमेरिका पूंजीवाद को प्रोत्साहन देता था। अब संयोग से यह रहा 1991 में आजादी रूस के जो देश थे वो 11 भागों में चले गए, तो हमारा साम्यवाद कमजोर हो गया। साम्यवाद कमजोर होने से विश्व के जो 2 गुट थे उनमें व्यवस्था एक ध्रुवीय अमेरिका में आ गई, एक ध्रुवीय अमेरिका में आ गई। तो ऐसी व्यवस्था का विरोध करने के लिए, ऐसी व्यवस्था की दादागिरी को खत्म करने के लिए, ऐसे विरोध को व्यवस्था के खिलाफ तैयार होने के लिए जो हमारे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसने विशेष
प्रोत्साहित किया, विशेष प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट आता है विकसित और विकासशील देशों के लिए सार्थक वार्ता का दबाव डाला। गुट निरपेक्ष देश विश्व के दो श्रेणी के देश है, विकसित और विकासशील। विकसित देश विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और विकासशील देश विकास की श्रेणी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब ऐसी व्यवस्था है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में हमें उनके बीच में एक खाई होगी, उनके बीच में एक खाई होगी है। जैसा हम पढ़ते हैं, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है, जो कमजोर देश है वो कमजोरी की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित देश आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके बीच की जो खाई है उनको दूर करने के लिए दोनों प्रकार के देशों में सार्थक वार्ता का दबाव डालने का जो काम करता है वो गुट निरपेक्षता के देश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अच्छी वित्तीय स्थिति वाले देशों को विकासशील देशों में विकासात्मक देशों के लिए इस्तेमाल करना। गुट निरपेक्ष के जो 120 देश है, गुट निरपेक्ष के जो 120 देश है वो इस बात का दबाव डालते हैं विश्व में कि जिन देशों की व्यवस्था अच्छी है, जिन देशों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो देश अपनी अच्छी व्यवस्था का फायदा, वो देश अपनी अच्छी व्यवस्था का फायदा अपने जो अच्छे उनके पास सोर्सेज है, उनके पास जो धन है या जो भी कुछ तकनीकी है, उन सब का विकासशील देशों के लिए प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार हमारा आज तक जो टॉपिक थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधी गुट निरपेक्षता, ये पूरा हो गया है। इसमें आपको मैं एक बार पुनः समझा देता हूं कि गुट निरपेक्ष का उदय कैसे हुआ। इसके बारे में हमने पढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों में बट गया, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। जब साम्यवादी और पूंजीवादी देश दो ध्रुवों में बटा तो जो लोग नए नए उपनिवेश थे, नए नए उन देशों के चुके से छुटे थे, नए नए आजाद हुए थे, तो उन्होंने उन दोनों गुटों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए, दोनों गुटों से पर्याप्त दूरी रखने के लिए, किसी भी दुनिया में गुट में शामिल न होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर एक नीति, एक सम्मेलन तैयार किया, जिस सम्मेलन का नाम गुट निरपेक्ष किया। वो सम्मेलन उनका ये मानना था कि विश्व में जो दो दूरी है उसके अलावा तीसरी दुनिया भी है। इसमें शुरू में 20 लोग थे और 1916 में 17वें शिखर सम्मेलन में इनकी संख्या जाके 120 हो गई। ये हमारा उद्देश्य हुआ, इस प्रकार से हमारा उद्देश्य हुआ। नेक्स्ट है अर्थ और परिभाषा। अर्थ और परिभाषा जैसे अपने शुरू में कहते हैं, गुट निरपेक्ष किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, न साम्यवादी में होंगे न पूंजीवादी में होंगे। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया। सदस्यता की शर्तें ये थी, वो किसी भी गुट को शामिल नहीं होगा, किसी में सहयोग नहीं देगा, किसी से वार्ता नहीं करेगा, किसी से संधि नहीं करेगा। इस प्रकार की ये शर्तें थी। प्रोत्साहन करने वाले कारकों में यह था कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित किसने किया। विश्व की जो दो व्यवस्थाएं थी, दो साम्यवादी और पूंजीवादी थी, सबसे बड़ा दोनों ने प्रोत्साहित किया। और दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें पूरा विश्व अपना नुकसान देख चुका था, पूरा विश्व अपनी हानियां देख चुका था, वो भी प्रोत्साहित करने का काम था। नेक्स्ट है समन्वय शिखर सम्मेलन। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र गुट निरपेक्ष में किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं है, फिर भी कार्य करने के लिए समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन का निर्माण किया गया। समन्वय ब्यूरो में शुरू में 17 देश थे, आजकल 66 देश है। ये देश इस का कार्य करते हैं कि इनके देशों के बीच समन्वय बनाए रखा जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन दो प्रकार के होते हैं, एक शिखर सम्मेलन होता है, एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है। विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है वो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले होता है। वो शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों का सम्मेलन इस बात का निराकरण करता है कि किन जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, किन देशों को शामिल किया जाए, किन को नहीं शामिल किया जाए, और शिखर सम्मेलन की तैयारियां इनके द्वारा की जाती है। शिखर सम्मेलन में जो बड़े निर्णय वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है उपलब्धियां।
रूप से गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है गुटनिरपेक्षता, गतिशीलता और नूतन प्रवृत्तियां। गतिशीलता और नूतन प्रवृत्तियां भी नई प्रवृत्तियां क्या है? विदेश नीति की गतिशीलता। गुटनिरपेक्ष की जो विदेश नीति है वो गतिशील रही, पूरे देशों की विदेश नीतियां हैं वो गतिशील रहती है, और गतिशील की वजह से हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विदेश की स्वतंत्रता। हर देश स्वतंत्र है, हर विदेश स्वतंत्र है, तो हमें विदेशों की जो स्वतंत्रता है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। नंबर 3 आता है औपचारिक संगठन। गुटनिरपेक्ष औपचारिक संगठन है, ये पूर्ण रूप से औपचारिक तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आता है उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का पर्दाफाश। इन्होंने जो उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां थी, ऐसे देश थे जो दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, उन प्रवृत्तियों का पर्दाफाश करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आता है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। ये देश इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करते हैं जिससे विश्व के सभी देशों को समान रूप से आगे बढ़ने का मांग करे, विश्व के सभी देश एक दूसरे के समान रूप से आर्थिक सहायता कर सके। इस प्रकार की जो नीति है उन्हें गुटनिरपेक्षता में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रासंगिकता। मुख्य पॉइंट हमारा प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता ये है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उससे पहले की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को छोड़ते हुए नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था करना मांग करना। ऐसी व्यवस्था की मांग करना जिससे मजबूत कमजोर की सहायता कर सके, यानी नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करना, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मांग करना, ऐसी व्यवस्था की मांग करना जिससे व्यवस्था अच्छी प्रकार से चले और अच्छी प्रकार से इनकी व्यवस्था को संचालित किया जा सके। इसी प्रकार दूसरा टॉपिक है आणविक निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। विश्व के जो बड़े देश थे, जो साम्यवाद या पूंजीवादी गुट के सदस्य रह चुके थे या साम्यवादी और पूंजीवादी गुट के दाता थे, उन लोगों ने विश्व युद्ध के बाद हथियारों की होड़ में लगे, बड़े बड़े आणविक हथियारों के लिए प्रयास रहते रहे। तो जो गुटनिरपेक्ष का देश थे उन्होंने इन आणविक हथियारों के निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डाला। थर्ड आता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन को प्रोत्साहन देना। दक्षिण एशिया में सहयोग संगठन को प्राथमिकता सार्क नाम का संगठन है वो देता है। सार्क यानी सार्क को हमें प्रोत्साहित करना, सार्क को हमें प्रोत्साहित करना। इसमें 7 देश है, भारत, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका। इन 7 देशों की व्यवस्था है। गुटनिरपेक्ष देश ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन यह कहता है कि इन देशों में आपस में सहयोग को प्रोत्साहन करना है, इन देशों को आपस में सहयोग देना है, इन देशों को आपस में सहयोग के रास्ते पर ले जाना है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है एक ध्रुवीय व्यवस्था में की दादागिरी का विरोध। जैसा कि हमने शुरू में बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुवीय राष्ट्र हो गए। विश्व में 2 ध्रुवी हो गई थी, एक साम्यवाद था, दूसरा पूंजीवाद था। साम्यवाद का दादा रूस था, यूएसएसआर बोलते थे हम, और पूंजीवाद का जो नेता था वो अमेरिका था। जब ऐसी जो व्यवस्था थी, एक ध्रुवीय में 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, उस 2 ध्रुवीय व्यवस्था में अचानक ऐसा चलन आया कि 91 में जाकर रूस के 11 टुकड़े हुए, रूस के छोटे छोटे 11 देश बने। तो ऐसी व्यवस्था में अमेरिका का एक ध्रुवीय व्यवस्था, पूरे विश्व को अमेरिका एक ध्रुवीय व्यवस्था में केंद्रित करती। उस व्यवस्था को, उस एक ध्रुवीय व्यवस्था का गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा विरोध किया गया। नेक्स्ट है विकसित और विकासशील देशों के लिए सार्थक वार्ता का दबाव डालना। विकसित और विकासशील देश आपस में सार्थक वार्ता नहीं थी, आपस में सार्थक समझौते नहीं है, इसलिए इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा विश्व के विकासशील और विकसित देशों में सार्थक वार्ता का माहौल तैयार किया। नंबर 6 अच्छी वित्तीय स्थिति वाले देशों को विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये कहता है, गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन ये कहता है कि जिन देशों की अच्छी वित्तीय स्थिति है,
जिन देशों की अच्छी वित्तीय स्थिति है वो देश विकासशील देशों के विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करे, ऐसी हमारी व्यवस्था है। अब हमारा ग्रुप निरपेक्ष आंदोलन पूरा हो गया। इसको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को ध्यान से देखते हुए टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे। एक बात सभी स्टूडेंट विशेष तौर से ध्यान दे, क्योंकि अपने जो रूम है ना वो कई बार गूंजते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए अपने को एयरफोन का यूज करना है ताकि हर चीज क्लियर रूप से समझ आ सके। धन्यवाद।